आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। वो रुकन असम्बली मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, यूथ सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पार्टी पुत्रा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब फारूक रजा दबलू साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मुफ्ती जावेद कासमी साहब, मोहम्मद असलम साहब, मेराज नूर साहब, नियाज अहमद साहब, हमारे भाई पंडित अनिल मिश्रा जी, शमीम साहब, नूर साहब, सरफराज आलम साहब, असलम मुखिया साहब, जुनैद खां साहब, इम्तियाज अंसारी साहब, इमाम हसन साहब, अजमल साहब, शब्बीर मलिक साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम फारूक रजा साहब, जिनका इंतखाबी निशान पतंग छाप है, आप उनको अपना वोट देकर पहली तारीख के दिन यहाँ से अपना एक नया सांसद और MP मुंतखब फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए, बिहार के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को लेकर सीमांचल की सरजमीन से मजलिस की शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर मुकाम को हासिल किया। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि पिछले 20 साल से राजद ने BJP को यहाँ से हरा नहीं पाई है, और आप देख रहे हैं कि मजलिस पर इल्ज़ाम तो लगा दिया जाता है, मगर 2 मरतबा अगर बिहार में BJP की सरकार बनी तो इसकी जिम्मेदारी जहां पर नीतीश कुमार पर भी आयद होती है, वहां पर ये जिम्मेदारी राजद के तेजस्वी यादव पर भी आयद होती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम नीतीश कुमार के साथ खुदा ना खास्ता अलायंस कर लेते और वो छोड़कर BJP के साथ सरकार बना लेते, तो पूरा मीडिया ये पुकारता, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो सेकुलर नहीं है, नाम निहाद सेकुलर उनको कहना है। वो तमाम नाम निहाद सेकुलर कायदीन भी पुकार कर कहते कि ओवैसी की वजह से बिहार में BJP की सरकार बन गई। आज कोई ये बात नहीं करता कि कैसे आपने मिलकर सरकार तो बनाई, मगर आज फिर BJP सत्ता में है। 2015 में क्या क्या कस्में खाई थी ये राम और श्याम की जोड़ी, जो लालू और नीतीश कुमार है, और कहा था कि हम कभी BJP को बिहार में आने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, लालू ने नीतीश का साथ छोड़ दिया, BJP की सरकार बन गई। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपने तो वोट दिया था BJP को रोकने के लिए, मगर आज बिहार में अगर BJP की सरकार है तो क्या ये जिम्मेदारी राजद पर आयद नहीं होती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखते हैं कि पाटलिपुत्रा की ये पार्लियामेंट का हल्का है, यहां पर हर बार कोई ना कोई कुछ हो जाता है। ये BJP के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, ये कहां से आए बताइए आप? ये कौन सी पार्टी छोड़कर गए?
अगर हमारी पार्टी से कोई छोड़कर चला जाता तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने देखा रामकृपाल यादव को 2004 में जब पहली मर्तबा हम हैदराबाद की आवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमको कामयाब करके पार्लियामेंट को भेजा, तो रामकृपाल यादव लालू के साये का काम करते थे, उनके पीछे रहते थे, और आज वो भाजपा में चले गए। मगर हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो राजद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहां पर क्यों आए हैं, वोट काटने के लिए आए हैं। यकीनन रामकृपाल यादव बहैसियत एक एमपी के, उन्होंने क्या आदर्श ग्राम योजना में कोई काम करवाया? रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा के इस पार्लियामेंट के हलके में उन्होंने एक गांव को अपनाया था। 10 साल में अब तक रामकृपाल यादव ने वो उस गांव को नहीं जा सके। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने एक बेहतरीन उम्मीदवार फारूक रजा साहब को दिया है। अगर यहां की जनता उनको अपना नया सांसद बनाएगी तो ये एक तारीखी मुकाम है। पाटलिपुत्रा हजारों साल की यहां पर तारीख और तहजीब है, इसको हम बेहतर से बेहतर एक टूरिज्म का सेंटर बना सकते। यहां पर मानेर शरीफ की दरगाह भी है, हमारे हिंदू भाइयों का भी एक आस्था का मुकाम है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ के नौजवान दिल्ली को जाते हैं रोजगार की तलाश में, मुंबई को जाते हैं, कभी हैदराबाद को आते हैं। यहाँ पर इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में मसौरी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज अब तक नहीं बना। नीतीश कुमार और तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और ब्रिज नहीं बनता। नीतीश और लालू यादव भी दोनों के पास रेलवे मंत्री थे मगर नहीं करवा पाए। अभी हम देखते हैं कि मैं खुद कल से देख रहा हूं पटना में एम्स का दवाखाना है, अरे अस्पताल के गेट के सामने गंदा पानी ठहरा हुआ। ये काम भी आप नहीं करवा सकते। राजद को सत्ता में बोलते 17 महीने हम थे, ये पान नहीं करवा सकते। फुलवारी शरीफ में आए दिन यहां पर ट्रक का एक्सीडेंट होता है और उन ट्रक्स के लिए हाईवे नहीं बनाया जाता। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किशनगंज लड़े, पूर्णिया, कटिहार, अररिया हम नहीं लड़े। अगर हम वो लड़ते तो क्या हो जाता मालूम आपको? ये लोग इलेक्शन लड़ भी नहीं पाते। और हम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि अख्तरुल ईमान की दरिया दिली की वजह से हम नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि सर तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम सीमांचल के गांधी के नाम से याद किए जाते हैं, तो हम उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार ना खड़ा करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सर हम सिर्फ किशनगंज लड़ते हैं, सीमांचल की एक ही सीट हम लड़ेंगे। मैं कहता रहा मगर मुझे अपने प्रदेश के सदर की बात को मानना पड़ा और उसका नतीजा क्या निकला? राजद ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अख्तरुल ईमान साहब, आफताब साहब, मंजलिस के कई सैकड़ों अराकीन ने 5 साल मेहनत की हैदराबाद से माजिद हुसैन के साथ, और सीमांचल की जनता ने वहां पर हमारे 5 एमएलए को कामयाब किया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने उस 4 एमएलए को खरीद लिया। और क्यों खरीदा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में आपकी एक सियासी लीडरशिप बनकर उभरे। लालू को तकलीफ हो गई, तेजस्वी परेशान हो गए। ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद से आकर बिहार में एक मुसलमानों की अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप को पैदा कर रहे हैं? इनको तकलीफ इस बात की हो गई कि वो समाज के लोग हैं जो हमारी सामने नजर मिलाकर नहीं बात करते, जो उनको कहते हैं वो उसका हुक्म मानकर तामील करते हैं। ये कौन है जिन्होंने आज हमारे सामने इनको लाकर खड़ा कर दिया? तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई?
क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमान इनका यरगमाल बना कर रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बना कर रखेंगे और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करके हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई। बीजेपी परेशान हो गई कि आखिर कौन लोग हैं ये जिसका हम डर दिखाते थे, आज वो जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 MLA खरीद लिए, दिल नहीं भरा तेजस्वी का और उनके बाप का। तो जिस दिन मतदान था किशनगंज का, उस दिन लालू यादव जब ज़ईफी में आ चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि अख्तर उल ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2-2 मर्तबा हार गई, कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से? बताओ हमको। 2019 में 1 सीट पर मजलिस लड़ी किशनगंज से, अख्तर भाई को 3 लाख वोट, करीब 3 लाख वोट मिले। 40 में से 1 ही सीट जीतती है गठबंधन, वो किशनगंज से। बताओ तुमने कितने पैसे लेकर मोदी से सीट हार गए अपनी तुम? अगर आज भी तुम सीट हारोगे, तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे, ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे, देखो ओवैसी ने कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। मगर देर मत करो, ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई। इनके पास दमखम नहीं है, इनके पास मर मिटने का जज्बा नहीं है। ये सिर्फ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं बता रहा हूं। राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। राजद चुनाव लड़ रही है कि परिवार बच जाएगा तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। आप बताइए, एक एक आपने कितने बरस लालू प्रसाद यादव को और मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा को मुख्यमंत्री का मौका दिया। उनके 2-2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2-2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा का एमपी नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए। और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। 22 उनके उम्मीदवार राजद ने दिए। अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप सीपीआई को मिला लेंगे, मल्ला की वीआईपी पार्टी को मिला लेंगे तो 32 उम्मीदवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं और 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे तुम्हारे परिवार से 2 और 22 में हमारे 2। बताओ ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये आपको सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये आपको सम्मान नहीं देंगे, ये आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे। ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे
मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोल दो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ। क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारी अज़ाओं पर गालियां दी गई? किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव है। अरे तुमको अगर इतना वोट की फिक्र थी तो तुम जाते उस जले हुए मदरसे का मायना करते। तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है। जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल को नहीं भिजाए जाते, उनका एक अलग घर होता है बच्चों का, जुवेनाइल होम कहते हैं अंग्रेजी में। वो मां पुकारते रही, वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत भिजाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने बैठी रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी? तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा, कितने में? उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख या 1 करोड़ रुपया दिया गया। वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो दुबई में होटल खोला, होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर अजहरुद्दीन से। और आपको मालूम होटल का नाम क्या रखा उसने? हैदराबाद बिरयानी हाउस। यानी हम सब 5 साल तूफान आया, सैलाब आया, जमीन कट रही है, हम दौड़ रहे हैं। सीमांचल की जनता ने उनको कामयाब किया तो उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया। तो ये सिर्फ खरीदना जानते हैं, जो बिकता है उसको खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते कि ये मिला हुआ है, बी टीम है, वोट काटने वाला। तुम जितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं, तुम तैयार रहना, अल्लाह के दरबार में तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र थी ना रहेगी। तुम्हारे इन झूठे इल्जामात की मैं परवाह भी नहीं करता। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूं। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। हमने यहां पर फारूक रजा को हमारा उम्मीदवार बनाया तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। इनको डर इस बात का है, अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता में सियासी क़ियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए
तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे, हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे, पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है और इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। तीसरी बात की है, अभी अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी बसीरत अफरोज किताब में जाति जनगणना की बात की। यहां पर पालीगंज में हमारे अंसारी भाई बहुत रहते हैं। मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूं कि अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में 46 लाख है ना अख्तर भाई, 46,34,235 है। अब हम ये नाम लेके जा रहे हैं, कल से बल्कि आज शाम से तेजस्वी और लालू परिवार अंसारी भाई शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं बोल रहे थे। अंसारी भाइयों की आबादी 46,34,245 है। कितने साल लालू राबड़ी मुख्यमंत्री थे? 12 साल, 15 साल थे। तेजस्वी डिप्टी सीएम करीब 3 साल रहे होंगे, 3.5 साल, माने 19 साल के करीब राजद की सरकार। 46,34,245 अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में है। आपको नौकरी कितनी मिली और कितनी मिलनी, हम बताते हैं कितनी मिलनी चाहिए थी आपको। आपको नौकरी मिलना चाहिए था 48,650, 48,650। हाँ कितना नहीं है वो, आप लिख के दिए 100। अच्छा 78,000 अख्तर भाई कह रहे, चलिए मानते हैं। मिली कितनी नौकरी आपको? 4,000, हाँ 44,000 करीब, हाँ इतनी नौकरी कम मिली आपको। अब इसके बारे में तेजस्वी कुछ बोलेंगे, लालू बोलेंगे, नीतीश बोलेंगे, कुछ नहीं। बुनकर भाइयों की आबादी है, तुमने क्या किया उनके लिए? उनके पावरलूम के लिए क्या किया? याद रखिए, ये सिर्फ वोट हासिल करते हैं। आप मंजलिस का साथ दीजिए, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खुद अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। मगर यहां पर सिर्फ इल्जाम लगा दिया जाता है कि मंजलिस आई तो वोट काट के जाएंगे। अच्छा मेरे भाई, कल मोदी जी भी यहां पर आए थे। अगर हम मोदी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कहेंगे तो ये राजद कांग्रेस वाले तोलते हमारे भाषण को। इन्होंने आधा किलो ज्यादा बोला हमको, मोदी को कम बोला। तो हम किसी का कर्जा नहीं रखते, मगर आप जानते हैं कि इस पाटलिपुत्रा सुनिए पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट हलके में कैंटोनमेंट का आर्मी का एरिया है दानापुर। यहां पर मुकामी आवाम को बड़ी तकलीफ होती है वहां से गुजरने के लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए पालीगंज में किसान को पानी नहीं मिलता, और फिर जो नदी के किनारे का इलाका है दियारा, वहां पर आज भी लोग विकास के लिए तड़प रहे हैं। नौबतपुर के अतराफ के इलाकों में जराइम में इजाफा हो गया। यहां पर इतना बड़ा काम टूरिज्म के लिए हो सकता है,
मानेर शरीफ की दरगाह है और हमारे हिंदू भाई के लिए उलार सूर्या की मंदिर है। गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर नहीं है। पालीगंज में बस डिपो का काम शुरू हुआ है, मगर कितने बसेस चलती हैं वो आप बेहतर जानते हैं। फिर किसान परेशान है, कीमतें उसको नहीं मिलती हैं। तो मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी कल यहां पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आए थे, और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वोट जिहाद की बातें उन्होंने की। मोदी ने कहा वोट जिहाद। मोदी ने लफ्ज मुजरा भी अपने जबान से निकाल दिया। मोदी जी, आपने पाटलिपुत्रा को आकर मुजरा की बात की, तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है मोदी जी, पिछले 3 साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे, तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे चीन के साथ? आप ये समझ रहे हैं कि आप मुजरा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है। मोदी जी, बहुत बोल सकते हम, आपकी आरएसएस की तारीख को बयान कर सकते। चीन को नहीं हटा रहे, चीन कब्जा करके बैठा है, तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे हैं चीन के साथ। फिर मोदी जी कल बोले मुजरा। मोदी जी, वो जो धर्म संसद हो रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही हैं, तो आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। मोदी जी, जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं और जो लोग CAA कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे हैं। मोदी जी, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका मामला है। नौजवानों, अब तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ। आप और हम तो पैदा हुए ना अम्मा की पेट से, हमारे पैदा हुए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मैं वैसा नहीं पैदा हुआ। मोदी जी, आप इंसान भी है या नहीं, हमको डर हो रहा है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, फिर क्या है आप? नहीं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए पैदा किया है। मोदी जी, यकीनन आपका मकसद एक ही है कि जिस तरह 10 साल में आपने भारत के नौजवानों को, गरीबों को ठगा। आपने 2014 में कहा था भाइयों बहनों 15 लाख आएंगे, आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। फिर 2019 का चुनाव आया तो मोदी ने कहा भाइयों बहनों मैं चौकीदार, कहा था ना, मैं चौकीदार। आप सोचिए, अच्छे दिन से 15 लाख, फिर चौकीदार, अब चौकीदार से कह रहे हैं कि मैं खुद एक भगवान हूं। अब वो कहना बाकी है। आप बताइए, देश है ये क्या है? जो प्रधानमंत्री बनता है, जो सांसद बनता है, जो विधायक बनता है, जो सरपंच बनता है, जिला परिषद चेयरमैन बनता है, वो आवाम का खादिम होता है, वो आवाम से बड़ा नहीं होता है। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे कि मैं भारत से बड़ा हूं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत पैदा किया। मोदी जी, आपने जो मकसद आपका था आपने सब पूरा कर लिया। उसको गरीबों को और गरीब कर दिया, मुफलिसों को और आपने परेशान कर दिया। गरीब परेशान है, नौजवान भटक रहा है नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती उसको। आज जिस तरह मोदी ने आर्मी में, फौज में, एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी कर दी। कई बिहार के बच्चे जो इम्तिहान लिखकर फौज में जाते थे, उनके लिए एक बड़ा फख्र की बात होती थी
कि हम भारत की फौज में हैं, एयरफोर्स में हैं, तो मोदी जी ने उन गांव के गरीब बच्चों को कह दिया कि तुम 4 साल की तुमको नौकरी मिलेगी और 4 साल के बाद तुमको पेंशन नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद तुमको चंद लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। मैं बिहार के युवाओं से, भारत के युवाओं से कह रहा हूं, अगर मोदी तीसरी मर्तबा वतन अजीज के वजीर आजम बनेंगे तो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में, आईटीबीपी में सबको 4 साल की नौकरी देंगे और उसके बाद उनको बेरोजगार कर देंगे। और जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां पर भी पुलिस में कहेंगे कि पुलिस की भर्ती होगी तो सिर्फ 4 साल की होगी। बताओ नौजवानों, युवाओं, तुम कब तक ओवैसी के नफरत को लेकर मोदी का साथ दोगे? तुम मुझे गाली दो, मगर ये तो बताओ कि तुमको नौकरी मिली, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है। अरे तुमको डराया जा रहा है एक दाढ़ी वाले और टोपी पहनने वाले से, तुमको डराया जा रहा है मस्जिदों के मीनार दिखाकर, तुमको डराया जा रहा है हमारे लिबास को दिखाकर। सुनो नौजवानों, यही मस्जिदों के मीनार थे जिनसे सदाएं आती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। यही मस्जिदों के खतीब और इमाम थे जिन्होंने बिहार में जिना के पैगाम को ठुकराया। आप तो अंसारियों की बस्ती है, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था। बताइए, आप आज हमको गाली दी जा रही, तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मजलिस को मजबूत करिए। हम कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थे ना है ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद एक ही है कि जो कमजोर है उसको इंसाफ मिले, जो गरीब है उसको रोजगार मिले। हमारा मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी जब होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार के घर में 2 एमएलए भी रहे, 2 एमपी भी बन जाए। खुदा ना खास्ता, कब तक ये नाइंसाफी चलेगी? ये अराजक की बात करने वालों, बताओ कौन सा प्रोग्राम उनके पास है? क्या करना चाहते हैं तुम बताओ? इनकी एक बड़ी दास्तान है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो एक भी टिकट किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को नहीं देती है। और नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, हमारी बेटियों को बदनाम करते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जो सरासर झूठ है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिताजी ने भी 6 बच्चों को पैदा किया था। आप जानते हैं कि अमित शाह के वालिद ने भी 6 बेटियां पैदा की थी। आप जानते हैं कि आरएसएस के गोलवालकर के 11 भाई थे, भाई बहन थे। मगर मोदी जी सबको भूल जाते हैं। इंसान जब गुरूर और अहंकार का शिकार होता है तो नीचे नहीं देखता, सिर्फ आगे देखते रहता है और उसको अतराफ में कुछ नजर नहीं आता। मोदी जी आप कब तक बदनाम करेंगे? 10 साल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी ये पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं।
1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था, पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो। हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो। जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेजस्वी को, लालू को, नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम कब तक इनको मोटा करते रहोगे? तुम कब तक झोली भर भर कर उनको वोट देकर हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपनी अहमियत को जानिए, अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है। क्यों नहीं रोकेंगे बीजेपी को? आज बीजेपी कह रही है कि यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। यकसा सिविल कोड का मतलब यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया और उत्तराखंड के मुसलमानों से कह दिया कि तुम्हारी शादी खुतबे निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। तुम्हारे बेटे और बेटी का निकाह गवाह से नहीं होगा। दुल्हन को और तुम्हारी बेटी को और तुम्हारी बीवी को मेहर नहीं दिया जाएगा। तलाक होगा तो किसी और दूसरे समुदाय के मजहबी कानून के मुताबिक होगा। बताओ, अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो क्या तेजस्वी यादव खड़े होकर उसको फाड़ेंगे या वैसे उसको फाड़ेगा? आप फैसला कर लो। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर 4 तारीख को नतीजे आएंगे और इंशाअल्लाह अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस बीजेपी की हुकूमत को रोकने के लिए किसी और को इस वतन अजीज का वजीर आजम बनाने के लिए हम पूरा समर्थन और तायीद करेंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मगर मेरे भाई, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे कोई हमारे करीब भी नहीं आएगा। जब हम मुत्तहिदा तौर पर अपने ताकत को दिखाएंगे तो यकीनन सब आएंगे, तभी तो आपकी तकालीफ और मसाइल दूर होंगे। वरना आज आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने वाले नहीं बन पाए। मजलिस का पैगाम यह है कि वोट लो, नेता बनो, राजनेता बनो, लीडर बनो, अपने मसाइल को खुद हल करो। यह मजलिस का पैगाम है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और याद रखिए, आपको हिम्मत और हौसले से काम करना है। और किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो। इस जमीन की पस्तियों में